नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। एक दिन के बाद एक ही दिन के बाद डोनाल्ड ट्रंप का विथड्रॉल शुरू हो गया फिर से। बोलते हैं ना विथड्रॉल सिम्पटम्स आ रहे हैं उसको। 2-3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि भई ट्रंप के इस H-1B गेम के अंदर यूएस कंपनीज़ को $14 बिलियन का लॉस हो सकता है, पहले साल के अंदर। दूसरी खबर ये आई कि भई एक एग्जेम्पशन की बात चली जा रही है कि किसी तरह से यार डॉक्टर्स को एग्जेम्प्ट करें या H-1B में, नहीं तो वाट लग जाएगी यहाँ पर। तो मतलब इसका क्लियर है कि भई होमवर्क करा नहीं है, चढ़ गए हो और समझ नहीं आ रहा अभी बाहर कैसे निकलें इससे। और दिस इज़ बीन अ टिपिकल वे ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हैं, लटनी-पटनी को खड़ा करके और पर ईयर कराते हैं, उसके बाद 6 घंटे के बाद यू टर्न लेते हैं। बेसिकली मार्केट्स को एक सिग्नल भेजना था, वो उन्होंने भेज दिया है। कन्वर्सेशन भी चल रही है, आगे क्या चलेगा, बात करते हैं फतेहगढ़ भाई से। नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, ये जो भी इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ पीपल अराउंड हिम, वो लट हावर्ड क्या लटविक या जो भी है उसका नाम, लटविक, फिर उसके बाद ल नवारो, लिंजे ग्राहम, स्कॉट बसंत, आपने सबका एक अलग अलग नाम देके रखा है, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। बट अमेरिका अपने फायदे के लिए कुछ चीज कर सकता है, बट इनको देख के सॉर्टेड आउट गाइज नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कुछ कर रहा है। देखिए, अगर आप देखेंगे ना, टू मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, ऐसा नहीं कि कोई और रीजन नहीं है, बट टू वेरी क्रिटिकल रीजन जिसके वजह से अमेरिका आज अमेरिका है। वन इज बिकॉज डॉलर का डोमिनेशन एज ए ट्रेडिंग एंड रिजर्व करेंसी, और उसको बरकरार रखा है अपने आर्म फोर्सेस की ताकत से, दादागिरी से। सेकंड, इनवेरिएबली उन्होंने, यूएस ने जो इकोसिस्टम ऑफ इनोवेशन किया है, बैक्ड बाय द H-1B वीजा। तो H-1B वीजा इज सो क्रिटिकल फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आप देखेंगे यूएस के, एज पर वन रिपोर्ट, यूएस के आधे से ज्यादा जो यूनिकॉर्न फाउंडर्स है, यूनिकॉर्न मतलब जो स्टार्टअप्स विद वैल्यूएशन ऑफ मोर देन $1 बिलियन, 50% से ज्यादा अमेरिकन यूनिकॉर्न जो है उनके फाउंडर्स आर इमिग्रेंट्स, नॉट यू नो टिपिकल अमेरिकन पीपल, इमिग्रेंट्स है। दे आर ऑल बेनिफिशियरीज ऑफ H-1B वीजा, जिन्होंने बहुत बड़े तादाद में contributed to the American economy in terms of taxes, in terms of GDP, in terms of setting up sectors. तो ये पहला जो इन लोग बोल रहे हैं ना कि अमेरिकन को जॉब नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ H-1B वीजा, और सम इन इंडिया इज ऑल्सो अनफॉर्चुनेटली इक्वेइंग द थिंग। सो एक तो अगर आप मुझसे पूछे, H-1B वीजा के ऊपर जितने ये लोग पाबंदी लगाए, इट इज गुड फॉर अस इन द लॉन्ग रन। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया के टॉप टेक इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट करके आप ये मान ही लो कि आप एक रेडीमेड पैसेज आपको अमेरिका मिल जाएगा और हमेशा हर स्टूडेंट को मिलता रहेगा। ये नहीं हो सकता। समडे अ पुश बैक वुड हैव कम, उसके लिए रेडी होना चाहिए। लेकिन वो जो तर्क दे रहा है, और मैं उसी लिए आ रहा हूं कि कहां पे प्रॉब्लम हो रहा है। वो जो तर्क दे रहा है वो तर्क गलत है। तर्क क्या गलत है? एज पर अ रिपोर्ट वो कह रहा है कि पोस्ट कोविड सिनेरियो में ऑलमोस्ट 55 to 60% जो टॉप बिग टेक कंपनीज, अमेरिकन एंटरप्राइज है, उनके एम्प्लॉयज आर बेसिकली अमेरिकन। इट्स ओनली 40% हु आर H-1B वीजा होल्डर्स। और वो जिन चीजों में, खास करके अगर आप टेक सेक्टर में देखें, जिन चीजों में वो काम करते हैं, फॉर एग्जांपल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में, या एआई एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में, या फिर आप देखें डिजिटाइजेशन में, या बहुत और भी चीजें हैं, उसमें व्हाट दे आर सेइंग इज दैट ये बहुत, ऐसा नहीं कि आप रोक तो दोगे इंडियंस को बाकियों को आने से, बट यू कैन नॉट सडनली ट्रांसलेट दैट इनटू रेडीमेड स्किल सेट्स among अमेरिकन्स इन द फॉर द सेम जॉब। अब नहीं कर पाओगे। देयर इज अ शॉर्टेज था, इसीलिए H-1B वीजा था। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? आपने पहले बोला $100,000 फी है, फिर आपने सोचा, पूछा गया कि ये $100,000 पर ईयर है या कब के लिए है? बोले नहीं नहीं, 3 साल के लिए। फिर वो देखा कि यार जो एग्जिस्टिंग H-1B वीजा होल्डर है उसके ऊपर पाबंदी लगाए तो वो तो आधे इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा।
तो बोला नहीं नहीं न्यू कमर्स के लिए है, नॉट द एग्जिस्टिंग H1B वीजा। तो लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इंडस्ट्री में क्या होता है ना, अगर आप देखेंगे स्प्रेड ओवर 3 years, $100,000, $33,000 पर ईयर, कहीं से कहीं से इवन द इंडस्ट्री विल ट्राई टू मैनेज। लेकिन इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी इशू जो होती है, दे वांट, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अचानक आज बोला $1,000, $100,000, कल आके कोई बोलेगा $500,000, परसों आके बोलेगा नहीं वेव ऑफ कर देते। इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। नाउ द रेडीमेड सोल्यूशन उनके लिए क्या होता है, आप पूरा ही ऑफशोर कर दो, ऑफशोर कर दो, मतलब पूरा इंडिया से काम करेगा, आएगा ही नहीं कोई। अभी देखेंगे ये जितने सारे 1800 to 1900 जो जीसीसी आया है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मोस्टली ऑफ द फॉर्च्यून 500 कंपनीज या दूसरे कंपनी, क्यों आ रहा है बिकॉज कोविड सिनेरियो के बाद उन्हें, उनके लिए इट बिकम्स फार मोर इजी टू एक्चुअली हैव द एंटायर सेटअप बीइंग पुट इन अ ऑफशोर फैसिलिटी। तो जितना आप H1B वीसा के ऊपर दबाव डालोगे, उतना ही दे विल पुश फॉर ऑफशोर सेंटर्स, पूरा ही। जैसे एक मोहनदास पाई लिखते हैं इन एन आर्टिकल रिसेंटली, यस्टरडे उन्होंने लिखा कि he says कि 90% of the work जो इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स देते हैं, they can do it remotely today and it can be stretched up to 95%। आप सोचिए 95% आप ऑफशोर कर लेंगे। तो एक तो है कि बॉस तुम जबरदस्ती दबाव डाल रहे हो, एक तो बोल रहे हो सारे आईटी कंपनीज को कितना इन्वेस्ट करोगे, वो लगा ना, बोली लगाए जाते थे पहले के वो स्टॉक मार्केट में, हाँ तुम कितना दोगे, तुम कितना दोगे, वो वसूली करने वाले जो होते हैं, वसूली करने वाले, वो बोलते थे कि तुम कितना दोगे, ये कितना दोगे। ऐसे तो टेक कंपनीज के साथ वो डील करता है, $500 बिलियन, $600 बिलियन, जिसको जितना बोलने से वो खुश हो जाता है उतना ही बोल रहा है। बट उसके ऊपर अगर आप H1B वीजा के ऊपर भी लगाओगे ना, तो देन इट्स अ प्रॉब्लम। सो दे विल शिफ्ट, दे विल कंप्लीटली शिफ्ट। उसका इंपैक्ट कैसे होगा? इंपैक्ट ये होगा कि आपके जो रियल एस्टेट है, जहां पे वो ऑनशोर सेंटर्स है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। आप सोचे कि $100,000 करके 50,000 लोगों से कमाऊंगा, फिर आप देखेंगे 50,000 जॉब ही शिफ्ट हो गया। So your tendency to extract rent out of every transaction, out of every investment, out of every deal, that is becoming counterproductive. That is indeed becoming a counterproductive. So this is the to cut the long story short, उसके ऊपर जो है कि कॉस्ट आर्बिट्रेज वाला एक इशू है अमेरिका में, वो कर सकती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट इशू है, ये जो कहा जाता है, एक परसेप्शन इन्होंने तैयार किया कि इमिग्रेंट्स जो है दे आर अंडर कटिंग द सैलरीज, कि वो कम सैलरी में काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई अमेरिकन्स आर नॉट गेटिंग अ जॉब। नाउ कल इन द इकोनॉमिक टाइम्स मोहनदास पाई जी ने लिखा है, उन्होंने लिखा है कि इंडिया के जो इमिग्रेंट्स होते हैं, खास करके टेक सेक्टर में, एवरेज सैलरी इज बिटवीन $100,000 to $200,000 एनुअली। Now, which is more than the average median household income of US. तो ये सरासर कहीं ना कहीं, and you know there's a huge difference when Mohandas Pai writes something. He knows much more than most like me. तो वो जब कह रहे that it adds credence कि where does it undercut the price? It is on the contrary, अगर कोई अमेरिकन काम करने चाहे at the half the salary, the American companies will be happy, but the issue is that will not solve the problem. उनको स्किल सेट चाहिए। अगर वो इंडियंस को प्रेफर कर रहा है, इस वजह से नहीं कि उन कंपनीज में इंडियन सीईओ है, ऐसा नहीं है। there is no space for emotion there. It is purely based on skill sets and cost arbitrage. तो वो अगर नहीं होता है तो अमेरिकन कंपनीज विल आइदर शिफ्ट or they will take a hit. If they take a hit for fear of Trump, वो चलो अला भी देता है, फिर वो पैसा भी देता है $100,000, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज विल गो डाउन। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनीज गोइंग डाउन मींस वॉल स्ट्रीट में उसका एक इम्पैक्ट आएगा। वॉल स्ट्रीट में इम्पैक्ट आएगा तो शेयर होल्डर्स इम्पैक्टेड होंगे, शेयर होल्डर्स इम्पैक्टेड होंगे
तो ट्रम्प के जो लॉबी है डीप स्टेट वाले, वो खुश थोड़ी होंगे, बिकॉज अल्टीमेटली अमेरिकन कॉन्सेप्ट इज प्रॉफिट इज अबव एवरीथिंग एल्स, कंट्री डजंट कम। तो प्रॉफिट जहां पे देखता है तो प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट हो रहा है। whether it is about forcing the tech companies to invest and do business in America, मैन्युफैक्चर करो, उसमें भी प्रॉफिटेबिलिटी में इंपैक्ट आएगा। वो 100 रुपए दे से किसी से काम करवाता है चाइना इंडिया में, इमोशन की वजह से नहीं, इट प्योरली अबाउट परचेसिंग पावर, पीपीपी वाला। तो वो यहाँ पे 1000 रुपए से काम करवाएगा अमेरिका में, तो अमेरिकन को जॉब तो मिलेगा, लेकिन अमेरिकन कंपनी का कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगा। वो शेयर होल्डर नहीं चाहता है, वो शेयर होल्डर इज मोर पेट्रियोटिक टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन ही हैज फाउंडेड or he has invested in than the country. So this is where the problem starts, and I think this is a big opportunity for India also. We'll come to that later on. Back to you. वो सब एक है. See, the main thing that we need to kind of understand in this entire thing is that this is going to be protectionism, right? When you look at it from the baseline of it, क्या है? This is protectionism. He's trying to protect. No. I have to protect my interest, my country, which is perfectly all right. इस प्रोटेक्शनिज्म के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी क्या दिखती है? That is the biggest thing, because it's not that these guys can switch. Whatever losses that you're going to be taking in for, our corporates will be paying more, or whatever Indian IT faces. How do we sublimate that and make it into profits? Okay, at the end of it, what is going to happen is a lot of these people who will come back or who will potentially not be this thing, they will be absorbed by a lot of the GCC centers. Okay, but the whole thing is GCC centers will be a valid game for the next 2-3 years, because till the time the next lot gets trained, उसके बाद क्या करोगे फिर आप? Unless you're getting into, it's not just ticket closures and stuff like that, you're getting into research and development and stuff. So there's that 2-3 year gap बीच में. Right, and that is where the problem is going to be, because see, America will evolve in 2-3 years. Probably they will be able to train some amount of their people to do stuff. They'll take some more from here, thoda balance karke, they'll be able to figure it out. So the next 2-3 years is very interesting. With IT kind of coming down, you have another opportunity coming up where IT के अंदर ही GCCs को आप आगे लेके जा सकते हो for playing the game. देखो, एक तो ये चीज है, व्हाट द अमेरिकन्स कैन डू, मुझे पता नहीं, बट आई कैन से वन थिंग, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन परसेप्शन ऑफ लाइफ, अबाउट परसेप्शन ऑफ लाइफ इन इंडिया एंड इन अमेरिका। इंडिया में जो होता है ना, एक को H1B वीजा मिलना उसका ख्वाब है, मिलेगा, NRI बनेगा, उसका औकात बढ़ जाएगा सोसाइटी में, फिर वो सोसाइटी, एंड इट डज हेल्प आल्सो फैमिली बैक होम, सब होता है, बट is it the way an American looks at life? That is important. उसके लिए 2-3 महीना वेकेशन अब्रॉड, घूमना फिरना, that is important in life. सबके लिए नहीं, but for a lot of people. He doesn't mind working in a departmental store. तो उसमें भी talented लोग अमेरिका में बहुत सारे हैं, but do they have that orientation to remain committed to a job and work 15 hours a day? Doesn't matter, I will sacrifice my vacation, I'll sacrifice my entertainment and luxury of today for tomorrow. क्या वो है? So it's a psychological cultural thing also, because हमारे देश में 1000 साल से गुलाम रह चुके हैं, प्रॉब्लम में रह चुके हैं हम लोग, so we have more aspirations कि भाई मुझे financially stable होना है. That country runs on credit card generally. I am not trying to make a sweeping statement for all. उनके लिए ऐसा इतना, आई डोंट थिंक दे आर सो मच फिक्सेटेड विद मुझे करियर बनाना है, वो ऐसा नहीं होता। एंड अच्छा भी है, मैवरिक्स इसीलिए बनते हैं, टॉप कंपनीज बनाया है। फॉर इंडिया आई लुक एट इट इन अ डिफरेंट वे। एक तो है कि देखो, वन ऑफ द रीजन, ऐसे आई एग्री कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम्स थे, लाइसेंस राज वाला प्रॉब्लम थे जब ब्रेन ड्रेन हुआ था। नो वन कैन डिफेंड दोज फॉलीज ऑफ इंडिया कि हमने अपने टॉप टैलेंट को वी लेट इट गो। बट इफ यू लुक एट इन द लास्ट 20 years या लास्ट 10 years 15 years, जब हमारे पास अपॉर्चुनिटी था, और इसके बारे में बहुत लोग बात करते हैं कि व्हाई कुड इंडिया नॉट कम आउट विद इट्स ओन बिग टेक कंपनीज, एक रीजन ये है कि द गाय विद द पोटेंशियल always had the option of taking an H1B visa and go abroad and work with a big tech company rather than
putting everything to start his own big tech company. एक ये है, देयर वाज ऑलवेज दैट ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी. आज जब आपकी वो अपॉर्चुनिटी कम होने जा रहा है, तो इनवेरिएबली you would rethink about it. And secondly, आप देखोगे जितने सारे IITs है या बड़े बड़े NITs और दूसरे संस्था है, बिग टेक कंपनीज अपना इंक्यूबेशन सेंटर लगा देता है, 50 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट कर दिया, और हम उसी से खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे वहां ट्रेंड हो जाएंगे. सो वी हैव ऑलवेज trained our people to run machines, to run softwares, लेकिन हमने कभी वो जज्बा नहीं तैयार किया कि you should make your own machine, you should make your own software. Today there is और इकोसिस्टम में काफी बदलाव आज आया है. आई एम श्योर सम पीपल विल से यहाँ प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम. देखिए, माइक्रो लेवल में प्रॉब्लम हमेशा रहेगा. वी आर नॉट लिविंग इन हेवन राइट नाउ. पृथ्वी जो है वो उसका एक दूसरा नाम है दुखालय, कैसे कहते हैं इसको. तो वो हेवन नहीं है कि सब कुछ परफेक्ट होगा फिर आप आके इन्वेस्ट करके एंटरप्रेन्योर बनेंगे. माइक्रो इश्यूज है. बट आज जिस तरह से गवर्नमेंट का पुश है टू क्रिएट अ इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स व्हिच इज द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, जिस तरह से देयर हैज बीन अ प्रॉब्लम विद पेशेंट कैपिटल, क्योंकि इट हैज ऑलवेज बीन इजियर टू स्टार्ट एन ई-कॉमर्स कंपनी, रिटर्न ज्यादा आता है. बट व्हेन इट कम्स टू टेक कंपनीज, वो 5 साल 10 साल यू हैव टू वेट फॉर दैट. वेंचर कैपिटल कंपनीज वांट क्विक रिटर्न्स. So government has put in 1 lakh crore corpus for R&D in the private sector. So if you look at IDEX, जिस तरह से DRDO works with tech companies, small, startups in the tech arena, deep tech funding जिस तरह से इंडिया में हो रहा है, it is an opportunity. Beyond that, बहुत सारे suggestions है जो techies की तरफ से सरकार को जाना चाहिए. And I see, there is an organization called Bharat Digital Infrastructure Association. वो मेरा एक दोस्त ने बनाया है for tech sovereignty in India. The way they are working, जिस तरह से I see young brains जो वापस आ गए अमेरिका से, and they are creating AI based entities in India. I've been very impressed. मुझे पता नहीं था ये सब. So I think there is a push today. जिस तरह से engagement नीति आयोग करता है, economic advisory council करता है with young techies to understand what next should be done, ये पहले नहीं था. Now this is a great opportunity in disguise for us. अगर इसको हम harness कर पाए with the right kind of contribution both from the private sector and the public sector and the government, then the sky is the limit. आज ही अगर जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, हमारे जो मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि he is shifting to Zoho for his presentation, spreadsheets and documents, which is a very big thing. A minister announcing towards Zoho, it is in tune, in sync with what Prime Minister has said that we should have our own apps. आज ही एक मीटिंग है for the information of the audience, where as per reports Prime Minister is meeting with probably top officials as to how India can make its own big tech, big 4, big 5 consulting companies. क्योंकि ये कंसल्टिंग कंपनीज का मोनोपोली है जो ऐसे ही रूल्स बनाते हैं, which has always benefited the foreign tech companies. ये एक रियलिटी है. और there is a lot has been done, is being done over there. So push आ रहा है, but my only humble suggestion, my last statement, आदि भाई, ये है, people will have to come up with their own suggestions, write to the government, do their own bit. It cannot, एक तरफ लोग सोचते हैं कि सब कुछ डिसेंट्रलाइज करो, let us take decision, which is fine. Then you expect everything to be done by the government. Everything cannot be done by the government. The private sector has been given a lot of freedom. They have to take it up, whether it is say benefits to the startups और जो भी concessions दिया जा रहा है GST में या income tax में, that creates opportunity. Tier 2, Tier 3 cities में जिस तरह से GCC जब आ रहा है, that's a very big thing, and I think that we can harness that. But beyond that, you need your own products. और उसके ऊपर stress दिया जा रहा है, but eventually neither me nor anyone else, only the techies can do it. They have to have that passion. It cannot be a 9 to 5 job. The moment you have that passion, I'll do it for myself. I'll do it for my country. I think एक टाइम था जब अपॉर्चुनिटी नहीं था. आज no one can say fund is an issue in India. No one can say कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रहा. Then you can translate. जैसे Y2K problem was a very big opportunity for India's IT sector to come up. It revolutionized the IT sector. It became a $300 billion industry, which is so big that even America cannot ignore it. So that was a problem converted into an opportunity. आपदा में अवसर हम लोगों ने देखा है. कोविड के टाइम जैसा क्राइसिस was converted into an opportunity. That is why India
got, it had a quantum leap to become the fifth largest and then the fourth largest economy. उस टाइम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना आसान नहीं था 2022 में, बट हुआ. हम लोग ऐसे ही है, क्राइसिस में ही काम करते हैं. तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस. व्हाट अमेरिका डज, I don't know. If you ask me, can they within a span of 2 years create that pool of techies in their country? Well, that's a question mark. If they can do, better for them. But eventually, it is a cultural aspect. Software services is a cultural aspect. Whether you can translate that, they are very good founders of enterprises. Whether they are such committed employees, well, I don't know. But it is an opportunity for us. एंड आई थिंक एक लास्ट में कहूंगा आदि भाई, H1B वीसा का जो कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इंडिया शुड एम्ब्रेस दैट कॉन्सेप्ट. Yeah, before that, one second. The reason I put this slide up, a lot of people blame दिखाई नहीं Indian दे रहा है. companies. A lot of people blame Indian companies for it. These are the top 10 that have got the H1B. ठीक है, there are Amazon, TCS, fair enough, Indian connection, Microsoft, Meta, Apple, Google, Cognizant, JP Morgan, Walmart, and Deloitte. Where is Indian in this? So this is all hogwash, if I may say this. ठीक है, this is all hogwash. इन लोगों ने, this is, they are fair enough. The opportunity is coming to us. उसका कोई doubt नहीं है मुझे. But as far as the game is concerned, this is all hogwash. Ultimately, they need the Indians. That's it. That is why कोई emotions नहीं है. Exactly, but that's not going to happen ना going forward. That's the thing. Now, if अगर हम ये कर पाए, तो then there you go. Then the propensity of people going outside will be less. अब मेरा एक ही सुझाव है, मेरा एक ही सुझाव है. देखिए, आईटी सेक्टर में बहुत लोग हैं जो बहुत पैशनेट है अबाउट टेक्नोलॉजी, वो अलग चीज है. बट आप अगर आईटी सेक्टर इसलिए ज्वाइन कर रहे थे कि आपको एक मौका मिलेगा टू गो टू यूएस एज थ्रू H1B वीजा, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. बट ये खत्म होने वाला है. यू मे स्टिल वर्क इन द आईटी सेक्टर, यू मे स्टिल वर्क इन वन ऑफ दिस जीसीसी. ये ख्वाब के वजह से, इट्स बिकॉज ऑफ दैट इंसेंटिव, लॉट ऑफ पीपल हु मे नॉट बी बेस्ट इन दैट आईटी फील्ड, दे स्टिल ज्वाइन. अब उसका एक खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा कि कोई मेटलर्जी लेके पढ़ने के बाद भी आईटी सेक्टर कोडिंग कर रहा है, कोई केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद भी कोडिंग कर रहा है. ठीक है, कोई मैकेनिकल इंजीनियर होके जिसका काम है ब्रिज बनाना, मैकेनिक वो स्टील का ब्रिज बनाना, बेली ब्रिज बनाना, वो भी कर रहा है. राइट, दैट क्रिएटेड अ टेक्नोलॉजी, void in engineering, void in India. So वो धीरे धीरे जाएगा. Only those who are passionate about coding and enterprise software development, वही रह जाएगा. बाकी they will move out. And I just want to make one small comment. ये H1B वीसा का जो concept है, people may not agree to me, but I think we should emulate that concept, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होंगे साउथ ईस्ट एशिया में या फिर कंट्रीज लाइक श्रीलंका, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान को मत जोड़िए, और या फिर बहुत सारे कंट्रीज इन अफ्रीका. अपॉर्चुनिटी, इसको अपॉर्चुनिटी में ट्रांसलेट करना हर कोई नहीं कर सकता, बिकॉज अमंग द बिग कंट्रीज जिसके पास जीडीपी भी है और ग्रोथ रेट भी है और मार्केट भी है और टैलेंट पूल भी है और इकोसिस्टम भी है, वो इंडिया ही है अभी, which can launch. So I think we should have a policy, government may think about it, like the H1B visa, that you allow the techies or people with startup mindset from African countries, Southeast Asia, come to India, set up business here. Because इसी तरह से अमेरिका become America. Elon Musk कौन है, कहां से आया है? From Nvidia to, if you look at companies, बहुत सारे दूसरे कंपनीज हैं, कहां से आए हैं? They were not Americans. They were beneficiaries of H1B visa. And I think somewhere, I'm not saying you open the door for all illegal immigration, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं. I think somewhere in incubation centers in India have certain seats reserved. Reservation शब्द बहुत contentious है, allocated for Africans, people of Africa, and that will be a very big game changer for India. Back to you, Adi bhai.
नहीं, दैट इज़ देयर यार, गेम चेंजर तो एंड यू नो दिस इज़ गोना बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, क्योंकि एक तरफ जयशंकर भी वहाँ पर मार्को रूबियो से मिलते हैं, उनसे भी मार्को रूबियो हाथ मिला रहे हैं, और दूसरी तरफ यू नो एवरीबॉडी कॉल्स हिम अहमद अल शारा, आई रिफ्यूज़ टू डू दैट। ही इज़ मोहम्मद जोलानी, ठीक है? ऑफ द नुसरा फ्रंट, अ, जिससे मार्को रूबियो फिर से हाथ मिला रहे हैं। सो भैया अपना रास्ता देखो, अपना काम करो, और that is the point, that is the bottom line, बाकी सब is all this thing. On that note, thank you so much भाई for that. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can do contribute towards the channel, सारी details आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।